ओके। सो आज जो हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर एटीपी का पेपर है। मई जून 2024 वेरिएंट 42। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ अ फ्लावर। सो फिगर 1.1 shows the flower. Some petals have been removed so that the internal structure can be clearly seen. अब इसमें डायग्राम बनाने के लिए आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है? पहली बात ये कि क्वेश्चन स्टेट्स मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द फ्लावर। तो इसमें याद रखें कि जब आप ये लार्ज ड्राइंग बनाते हैं, सो दैट लार्ज ड्राइंग जो है दैट शुड बी रिप्रेजेंटिंग द शेप। ठीक है। और ये जो लार्ज ड्राइंग है, याद रखें, दैट विल विन यू 1 mark। ठीक है। लेकिन अगर शेप इसको मोर और लेस रिप्रेजेंट नहीं करती, यानी आपकी ये जो डायग्राम ड्रॉ की है वो इस शेप से इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। देखिए 100% तो मैच नहीं कर सकता, बट इट शुड क्लोजली रिजेंबल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इट शेल क्लोजली रिजेंबल। तो वो क्लोज रिजेंबलेंस होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है ना, डायग्राम का जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो इस गिवन इमेज साइज से बड़ा होना ज़रूरी है। तो लास्ट ड्राइंग का 1 mark है। दूसरा मार्क किस चीज़ का है? आप देखेंगे टोटल इसके जो मार्क्स हैं वो 5 हैं। तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? तो इसमें ये कितनी पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं? ये 3 पेटल्स नज़र आ रही हैं। और ये स्टेमन कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 3 स्टेमन्स विद 3 एंथर्स नज़र आ रहे हैं। ये 1, 2, 3। ठीक है। तो इसमें ये देख लें कि 3 पेटल्स। ठीक है। 3 स्टेमन्स विद एंथर्स। ठीक है। और इसके अलावा जो है, इसमें आप ये देखें कि सेंट्रल स्टिग्मा। आप स्टिग्मा किस तरह से, सेंट्रल स्टिग्मा और इस तरह से स्टिग्मा के जो है ना, बल्कि ये कार्पल इसको कहना चाहिए क्योंकि कार्पल है। कार्पल। 2 stamens on left side and one on right। ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद फिर आपने ये भी देखना है कि इसमें जो है ना, स्टेमन और कार्पल जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल हाइट। इक्वल हाइट पे है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइट है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है पेटल्स में ये जो सेंट्रल लाइन है। ठीक है। सेंट्रल लाइन इन द पेटल, इन द पेटल। और जो है इसके अलावा ये जो है ना, अब आप इसमें एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कंटिन्यूस लाइंस हो, नॉट ब्रोकन एंड नो शेडिंग। तो 5 marks के लिए इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर जो है ना वो कंसंट्रेट करना जो है वो आप लोगों का बहुत ज़रूरी है। यू गॉट इट? 1 mark सिर्फ और सिर्फ लार्ज ड्राइंग का है। और वो लार्ज ड्राइंग भी रिजेंबल, बाज़ बच्चे क्या कहते हैं, वो जी हमने लार्ज ड्राइंग तो बना दी है, बट वो ड्राइंग जो है वो 50% भी रिजेंबल नहीं कर रही होती गिवन स्पेसिमेन को। तो जब वो रिजेंबल नहीं कर रही तो फिर वो एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देता। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जो है ना वो ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कि मार्क्स स्कीम में वो क्या कह रहा है आपको, कि मार्क्स स्कीम में उसने किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। आई थिंक दिस इज सम डिफरेंट। हाँ, ये डिफरेंट मार्क्स स्कीम आ गई है। मैं ज़रा इसके साथ की मार्क्स स्कीम निकालता हूँ। जी, ये देखें जी। अब वो 5 marks की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहा है, ये देखें यहाँ पे आप। क्लियर एंड क्लीन एंड कंटिन्यूस लाइंस ड्रॉन विद अ शार्प पेंसिल, नो शेडिंग एनीवेयर। ठीक है। आपकी जो डायग्राम होनी चाहिए वो एटलीस्ट 100 मिलीमीटर वाइड होनी चाहिए या इससे ज़्यादा वाइड होनी चाहिए। और ये देखें उसने बाकायदा यहाँ पे करेक्ट ओरिएंटेशन को फोकस किया हुआ है। 3 stamens ड्रॉन और एटलीस्ट वन लॉन्गर देन स्टिग्मा। तो अब आप देखें कि एटलीस्ट वन लॉन्गर देन स्टिग्मा, ये देख रहे हैं ये वाली। ठीक है। तो ये वाला जो स्टेमन है दैट इज ऑलमोस्ट लॉन्गर देन स्टिग्मा, ये वाला। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आगे क्या देख रहे हैं इसमें, filaments, stigma and filaments with double line and anther delimited. Okay, style drawn with double line and stigma delimited. तो style drawn with double line, तो ये देखें ये स्टाइल है और इसको आपने डबल लाइन के साथ ही यहाँ पे ये शो करना है। ठीक है, और इसका फिर ये फिलामेंट भी डबल लाइन के साथ आना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, थ्री सेपरेट पेटल्स ड्रॉन। ठीक है, ऑल एंथर्स एंड स्टिग्मा प्रोट्रूडिंग अबव पेटल्स। तो ये भी आप देख लें कि ये, सो आई होप यू पीपल डू अंडरस्टैंड कि ये डायग्राम पे आप मार्क्स किस तरह से विन कर सकते हैं। डू यू गेट इट? तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको के लिए यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ विद रेफरेंस टू मार्क्स स्कीम जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, ओके जी, लेट्स प्रोसीड विद, on your drawing, draw a line and label it P to show where pollen must land when the pollination takes place। तो कहाँ पे आपने वो लाइन ड्रॉ करनी है? वो लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, इस जगह पे, ये यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है और इसको लेबल करना है आपने विद P। तो इसका 1 मार्क्स जो है ना वो इसके अलावा आपको दिए हुए हैं। गॉट इट? जी बेटा। यस सर। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। The student tested two parts of the flower A and B for their nutrient contents. So ये A and B for their nutrient contents. Okay. The student tested both parts with Benedict solution, biuret reagent and iodine solution. Draw a table in which to record the results of the student tests in the space below। तो यहाँ पे आपने जो है वो क्या बनाना है, आपने यहाँ पर टेबल बनाना है। तो एक चीज़ याद रखें कि टेबल जो है उसके कितने कॉलम्स होने चाहिए? उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए टेस्टेड टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स ए एंड बी। सो पहला कॉलम होना चाहिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इसके बाद दूसरा कॉलम होना चाहिए बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तीसरा कॉलम होना चाहिए बायोरेट टेस्ट, और फोर्थ कॉलम होना चाहिए आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इसमें देखें कि फ्लावर ए, और फिर जनाब इसमें आएगा जी फ्लावर बी। ठीक है, आप फ्लावर ए के लिए जब आपका जाएगा जी, ये आपका जो है ना इस तरह से बन जाएगा फ्लावर पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट ए के लिए जो है ना, अब आप ये देखें कि जी अगर आपका आई थिंक, लेट्स सपोज, अच्छा यहाँ पे आपने बनाना है सिर्फ टेबल। ठीक है, लाइक कि यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट लाइक यू कैन से पॉजिटिव है तो आप उसका कलर लिख सकते हैं, या आप उसका जो है ना आप पॉजिटिव लिख सकते हैं कि जी टेस्ट पॉजिटिव है तो आप उसके लिए पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर बायोरेट टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके लिए आप पॉजिटिव साइन लगा देंगे। आयोडीन टेस्ट अगर नेगेटिव है तो उसके लिए आप नेगेटिव साइन लगा देंगे या उनके कलर्स बता देंगे। अब कलर किस तरह से होंगे? देखें, अगर बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव है तो अदर देन ब्लू कलर होगा। ठीक है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्रिक रेड हो सकता है। बायोरेट टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो पर्पल कलर होगा, नेगेटिव है तो ब्लू कलर होगा। आयोडीन टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ब्लू ब्लैक कलर होगा, और अगर नेगेटिव है तो वो जो है वो येलो ब्राउन कलर होगा। इसी तरह फिर आप जाते हैं फॉर बी, और उसके लिए भी इसी तरह से। ये मैंने आपको रिजल्ट्स नहीं बताए। ठीक है, रिजल्ट्स नहीं बताए, ये मैंने आपको सिंपल जो है एक आइडिया फ्लोट किया है। अभी रिजल्ट्स हम देखेंगे कि उसने यहाँ पे क्या रिजल्ट्स जो है वो दिए हुए हैं।
At the end of the test, the student noted that the part A tested positive with Benedict and negative with Biuret reagent. ठीक है. And uh, iodine solution. So it means कि ये Benedict टेस्ट के लिए पॉजिटिव है और Biuret के लिए नेगेटिव, और उसके लिए जो है, उसके लिए भी जो है ना ये नेगेटिव है. ठीक है जी. अच्छा जी. Oh, sorry, बेटा. Okay. Then we are moving for tested B positive with Biuret reagent and iodine solution and negative with Benedict test. In the table drawn, record the colors. अब यहाँ पे उसने बात की ना कलर्स की, तो यहाँ पे आप कलर लिख सकते हैं. लेट्स से के ऑरेंज या येलो ऑरेंज. ठीक है, ये इसके लिए होगा, किसके लिए? बेनेडिक्ट के लिए. और बायोरेट के लिए क्या होना चाहिए? बायोरेट के लिए होना चाहिए ब्लू. ठीक है. और आयोडीन के लिए क्या होना चाहिए? येलो ब्राउन. ठीक है. अब हम आते हैं इसके लिए. ठीक है. तो इसमें देखें कि बेनेडिक्ट के लिए नेगेटिव है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्लू. इसके लिए बायोरेट के लिए पॉजिटिव है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? पर्पल. और इसके लिए हम यूज करेंगे ब्लू ब्लैक. गॉट इट? जी बेटा, ये बात समझ में आई है. तो इसके जो है ना ये 4 मार्क्स जो हैं, उसमें 2 मार्क्स आपके टेबल ड्रॉ करने हैं, जिसमें ये 4 कॉलम और 2 रोज होंगी. तो कॉलम्स और रोज ड्रॉ करने का, 4 कॉलम और 2 रोज ये ड्रॉ करना जो है, इसका 1 मार्क है. सेकंड मार्क है आपकी हेडिंग्स का, कि फर्स्ट कॉलम की हेड जो है वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर और रो में ए एंड बी. फिर जो है ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपके पास आएगा बेनेडिक्ट टेस्ट, बायोरेट टेस्ट एंड आयोडीन टेस्ट रिस्पेक्टिवली. ठीक है. और 2 मार्क्स हैं फॉर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स. 1 मार्क फॉर ए एंड 1 मार्क फॉर बी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ ब्लू की बजाय पर्पल इधर लिख दिया तो 1 मार्क लूज हो जाएगा. अगर यहाँ पे आपने येलो ऑरेंज की बजाय यहाँ पे ब्लू लिख देते हैं तो यहाँ पे भी 1 मार्क, तो ये फिर डाटा एंट्री के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. गॉट इट? आप स्टेट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन ए. आप ए में क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है? बेनेडिक्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो आप कह सकते हैं शुगर्स. ठीक है. क्यों आप शुगर्स, क्यों? कि आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, आप सुक्रोज भी कह सकते हैं, या डायरेक्टली शुगर्स भी कह सकते हैं. क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता है, सुक्रोज इनडायरेक्टली देता है पॉजिटिव रिजल्ट. और उसने हमें ये नहीं बताया कि उसने डायरेक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट किया या इनडायरेक्ट बेनेडिक्ट टेस्ट किया. गॉट इट? इसी तरह जब हम बात करते हैं इसकी, जो है, इसके लिए, तो इसके लिए आप कह सकते हैं प्रोटीन एंड स्टार्च. गॉट इट? जी. फिगर 1.1 is a photomicrograph of a pollen grain. Measure and record the diameter of the pollen grain at its widest point. ठीक है. तो वाइडेस्ट पॉइंट कहाँ पे आपने इसका डायमीटर मेजर करना है? ये यहाँ पे वाइडेस्ट होगा. मैं आपको यहाँ पे, ये जो है ना वो वाइडेस्ट होगा. ठीक है. और जो आपके पास आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा. आंसर जो आएगा वो आपका सेंटीमीटर में आएगा. और आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपने उसको कन्वर्ट करना है इन मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर मिलीमीटर में होना चाहिए. याद रखें कि ये 1 मार्क है. अगर आपने डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला आंसर यहाँ पे लिख दिया तो आपको ये 1 मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है. Calculate the diameter of actual pollen grain. Record your answers to 2 decimal places. तो अब यहाँ पे देखें 3 मार्क्स हैं इसके. ठीक है. अ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इन सेंटीमीटर, lie it with 10 to convert in मिलीमीटर. ठीक है. अब यहाँ पे अब आपने क्या करना है? मैग्निफिकेशन दी हुई है 400. आपने साइज भी लिया हुआ है, तो आपने क्या करना है? एक्चुअल का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा जी? एक्चुअल इज इक्वल टू इमेज
ओवर मैग्निफिकेशन। तो इमेज जो आपने मिलीमीटर में निकाला, ठीक है, इमेज जो आपने मिलीमीटर में निकाला, वो उसको डिवाइड करेंगे आप 400 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो उसका एक्चुअल डायमीटर होगा। लेकिन उसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। तो अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस में नहीं लिख रहे, तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 mark is allocated for writing answer in 2 decimal places। ठीक है, तो इन तीन में से एक मार्क्स है ना 2 डेसिमल प्लेस में लिखने का। लेकिन अगेन याद रखें बेटा कि अगर आपकी वर्किंग ठीक है, 1 mark इज फॉर वर्किंग, 1 mark इज फॉर योर आंसर, एंड द थर्ड मार्क इज फॉर योर राइटिंग योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपकी वर्किंग नहीं है एंड यू हैव सिंपली रिटन द आंसर, ठीक है, सो यू विल गेट 1 mark फॉर द आंसर। और क्योंकि अगर वो आंसर ठीक है, डायमीटर ठीक नजर आ रहा है, तो 1 mark फॉर द आंसर, ठीक है, वर्किंग का मार्क नहीं मिलेगा। और अगर आपके आंसर में 2 डेसिमल प्लेस कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो यू विल गेट ओनली 1 आउट ऑफ 3। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यू हैव नॉट शोन द वर्किंग, लेकिन आपका आंसर ठीक है, बट यू हैव ऑल्सो कन्वर्टेड इन 2 डेसिमल प्लेसेस एज वेल, तो अब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 3। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी वर्किंग ठीक है, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग है। आपका आंसर रॉन्ग है तो आंसर का मार्क नहीं मिलेगा, यू विल गेट 1 mark फॉर योर करेक्ट वर्किंग। यानी इस फॉर्मूले के तहत जो आपकी वर्किंग होगी उसके लिए आपको 1 mark मिल जाएगा। बट अगर आपने वो रॉन्ग आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर दिया है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस के मार्क्स नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि आपका आंसर ही गलत है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस इज हैविंग नो वैल्यू एट ऑल। ठीक है, तो 1 mark इज फॉर करेक्ट वर्किंग, second mark is for your appropriate right answer, and the third mark is your answer should be written in 2 decimal places। I hope you do understand this। जी बेटा, आई एम नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स हेयर। Yes, sir, clear. Okay, figure 1.3 is a photo micrograph of a pollen grain from a different species of a plant. Describe two visible differences in the structure of the pollen grain in figure 1.2 and figure 1.3। ठीक है, अब इसमें आपको क्या विजिबल डिफरेंसेस नजर आते हैं? एक पोलन ग्रेन आपके पास फिगर 1.2 में है, ठीक है, और एक पोलन ग्रेन जो है वो आपके पास फिगर 1.3 में है। जी, सो क्या डिफरेंसेस, सबसे पहले आपके पास क्या डिफरेंसेस होने चाहिए बेटा? हु कैन कंट्रीब्यूट हियर? देखिए, ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है ना, ये ऑलरेडी 400 टाइम्स एंड लार्ज है, तब आपको इतने साइज में नजर आ रहा है। ठीक है, जबकि इस इमेज के साथ कोई मैग्निफिकेशन नहीं लिखी हुई और अपेरेंटली, तो मींस इमेज जो है फिगर 1.3 जो है वो लार्ज है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि दिस वन इज लार्ज वन, और ये स्मॉल। ठीक है, दूसरा, ये स्पाइकी है, इसकी सरफेस जो है वो स्पाइकी है, इसके ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं, और उसकी सरफेस बिट स्मूथ। गॉट इट? जी बेटा, आइडिया हुआ आपको ये? ओके, हु हैज द रिस्पॉन्स? ओके, गुड, थैंक यू अब्दुल्ला। अब हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखें, लेबल लाइन हमने लगाई थी ऑन टॉप ऑफ द स्टिग्मा, table with the column and rows drawn with the ruled lines, all information written within the table, a and b stated once only। ठीक है, हमने भी once only किया था। रोज और कॉलम हेड्स बेनेडिक्ट पायोरेट आयोडीन, हमने ऐसा ही किया था। और ओवर रीचिंग हेड्स टेस्ट, ओके फाइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं, ये हम टेबल हमने इस तरह से भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, उस तरह से भी जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप 4 कॉलम्स बनेंगे तो 2 रोज बनेंगी,
और अगर आप दो कॉलम्स बनाएंगे, कलर्स और ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट, तो इस तरह से भी टेबल जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आपकी नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ A, B contains reducing sugar, glucose और maltose, and B contains protein and starch. अच्छा, ये उसने दिया हुई उसकी कैलकुलेशन है, ये आपने खुद मेजर करना है। डायमीटर जो आपने C1 में कैलकुलेट किया था, राइट फ्रॉम दिस वन, एंड यू हैव टू डिवाइडेड विद 400। आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस और यूनिट्स स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, जो कि मिलीमीटर में आपने लिखना है, ठीक है। ओके। आ, अच्छा जी, यहाँ पे उसने जो डिफरेंसेस वो किए हैं कि शेप का जो कि 1.2 में वो ऑलमोस्ट राउंड है और ये ओवल है, उसके ऊपर स्पाइक्स हैं एब्सेंट हैं और उसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट हैं। इसके इंटरनल डिवीजन नज़र आ रही है, इसमें इंटरनल डिवीजन जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो उसने इंटरनल डिवीजन को मीन्स आप ये देख सकते हैं कि इंटरनल डिवीजन ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिफ्लेक्टेड हैं, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। बट हमारा ये जो स्मॉल और लार्ज साइज का है, ये भी वैलिड जो है वो आंसर है, ठीक है। क्योंकि कुछ मार्क्स स्कीम में उसने साइज को भी फोकस किया। याद रखें कि हमने लार्ज और स्मॉल साइज किस हिसाब से किया है, कि ये जो डायग्राम है ये ऑलरेडी 400 टाइम्स एनलार्ज्ड है, ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये एनलार्ज नहीं है, ठीक है। सो इट मींस कि ये ओरिजिनल स्पेसिमेन इज क्वाइट लार्जर इन साइज, और ये ओरिजिनल स्पेसिमेन इज क्वाइट स्मॉलर इन साइज, कि जिसको विजिबल होने के लिए भी 400 टाइम्स एनलार्ज करना जरूरी था। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। A student investigated the number of plants on a school field. This was done by examining small samples of the field using a scale frame measuring zero point 0.5 millimeter into zero point 0.5 millimeter. Figure 2.1 shows the plant in one of these zero point 0.5 into zero point 0.5 millimeter sample. अब इसमें ये देख लें आप, the sample contained three different plant species. A student counted the number of plants of each of these species in the sample. One plant was not fully within the scale frame. Suggest and explain what would you do about this. अब ये जो है ना फ्रेम में नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखें, so that is more than half is in the frame, तो आप कहेंगे कि it will be included. I included as more than half इन द फ्रेम, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, एक्सक्लूडेड एज नॉट कंप्लीटली इन द फ्रेम, ठीक है। ओके, अब इसी का रिस्पांस जो है ना, इस आंसर का रिस्पांस आपकी नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आएगा, यानी इनमें से कोई एक रिस्पांस दे सकते हैं कि अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं देन यू विल स्टेट यस मोर देन हाफ ऑफ इट इज इन द फ्रेम, ठीक है। और अगर एक्सक्लूड करना है एज नॉट कंप्लीट, एज इट इज नॉट कंप्लीटली इन द फ्रेम, ठीक है। अब यहां पे आए, count the number of plants of each species E in figure 2.1 taking into account your answers to A। अब अगर आपने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है, अगर आपने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये स्पीशी ई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका फिर यहां पर जो रिस्पॉन्स होना चाहिए 10, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। गॉट इट, ठीक है। और यहां पे फिर क्या आंसर आना चाहिए आपका, अगर ये 10 होगा तो 10 के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स जो है वो आई थिंक दैट शुड बी 8,000। और अगर आपने इसको लिखा है 9, क्योंकि आपने अगर उसको एक्सक्लूड किया है, सो देन योर रिस्पॉन्स शुड बी समवेयर, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स हियर बेटा, टेल मी, गिव इट, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स हियर बॉयज, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 7,200, sir. 7,200, good, good. I think you were in calculation, so that's why you responded late. Okay, fine. ओके, सो यहाँ पे आपने अपनी वर्किंग शो करनी थी और फिर रिस्पॉन्स आपने यहाँ पे लिखना था। तो 1 मार्क इज फॉर वर्किंग एंड 1 मार्क इज फॉर राइटिंग योर रिस्पॉन्स हियर, ठीक है।
Explain why the student counted the numbers of plants in samples of the field instead of counting the number of plants in the whole field. तो उसकी वजह क्या है कि मोर टाइम टेकिंग, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकता है ये, और उसके साथ साथ जो है मीन्स मोर चांसेस ऑफ एरर। ठीक है ना, ये भी हो सकता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो है ना उसके ज़्यादा एरिया में आप फोकस करेंगे तो चांसेस जो है ना वो बढ़ सकते हैं। गॉट इट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसने क्या रिस्पॉन्स दिया हुआ है। 9 और 10 बेस्ड ऑन योर आंसर्स टू A1, 800 सैम्पल साइज, 20 × 40, 9 के साथ 7200 एंड 10 के साथ जो है वो 8000 होना चाहिए। टू टाइम कंज्यूमिंग टू काउंट देम ऑल, टू डिफिकल्ट टू कीप एन एक्यूरेट टैली, क्योंकि जब आपका एरिया बढ़ जाता है तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। कमिंग टू suggest two reasons why taking several samples would improve the accuracy of the estimate for the number of plants in the whole field। ठीक है। अब उसमें क्या हो जाएगा कि एक तो ये होगा कि रिपीट्स होंगे, मींस मीन और एवरेज रिजल्ट, मीन रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट। ठीक है। और एनॉमलीज, एनॉमलीज का पता है आपको? एनॉमलीज आर एक्सक्लूडेड, कि अगर कोई वैल्यू जो है वो आपकी जो है ना ट्रेंड से हटके आती है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसने क्या आंसर दिया हुआ, प्लांट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द फील्ड इज सैम्पल्ड एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर। ठीक है। ओके, सो मोर प्लांट्स कैन बी एडेड अप हेयर। ओके, here we have, so means we can add here more plant sampled। ठीक है। and that gives more accurate idea। okay। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि more plant sampled and means some areas may have less plants and some areas may have more plants। so इसमें आप फिर कह सकते हैं कि average or mean is more reliable। ठीक है। यूज डेटा इन टेबल 2.1 टू कंस्ट्रक्ट अ बार चार्ट। तो इसमें आपने क्या बनाना है, बार चार्ट बनानी है बेटा। और बार चार्ट के लिए यू मस्ट बी नोइंग कि जो बार्स हैं इसमें 1 मार्क फॉर करेक्ट एक्सेस विद लेबल्स। ठीक है। 1 मार्क फॉर स्केलिंग, scaling, or you can define a scale for defining appropriate scale। ठीक है। और इसमें 1 मार्क फॉर बार्स और bars with equal weights। ठीक है। एंड 1 मार्क फॉर equal spacing between the bars। Got it? Okay, coming to question number Yes, sir. 3. Okay, plants can be provided with fertilizers to help them grow. Some students were provided with germinated seeds of the same species in same shallow dishes, in some shallow dishes, and a 10% fertilizer solution. One dish is shown here. Okay.
plan an investigation the student could carry out to find the effect of different fertilizer concentrations. So it holds 6 marks. Okay, so over here you can specify first thing that fertilizer concentrations shall be provided to to plants differently, separately. Like you can say 2%, okay, and 4%, 6%, 8%, and 10%. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 different setups. Okay, so 5 different setups you can have. Okay, then what you have to move next with is that number of plants in each setup is the same. उसके बाद same species and size of plants used. ठीक है. Rest of the conditions like temperature, water, etc. the same. ठीक है. Observe for around 3 weeks. ठीक है. Measure heights. हाइट मेजर करनी है आपने. हाइट every day, or you can say every third day. ठीक है. और फिर जो है ना, फाइंड द डिफरेंस एंड देन कंपेयर. ठीक है. गॉट इट. ये 6 मार्क्स के लिए बेटा चाहिए आपको. ठीक है. एंड आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस इन्वेस्टिगेशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ फर्टिलाइजर. ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. लेट्स सी कि इसने मार्क्स के में इसको किस तरह से वो किया. स्टेट मेथड ऑफ मेजरिंग ग्रोथ रेट. ठीक है. एटलीस्ट 3 कंसंट्रेशन, यानी मिनिमम 3 कंसंट्रेशन, मैक्सिमम 5 कंसंट्रेशन, और वो 2 से 10 के दरमियान ही होनी चाहिए. 10 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपको दी नहीं गई हुई. और 10 और 10 से नीचे की कंसंट्रेशन यूज़ करनी है. सेम वैल्यू फॉर फर्टिलाइजर सोल्यूशन लेवल, लीव द सेम टाइम, सेम हाइट, लाइट इंटेंसिटी. ठीक है. हमें हमने जिक्र किया था अभी उसका कि लाइट कंडीशंस वगैरह का आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कंडीशंस में, जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर, वाटर, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कंडीशंस. ठीक है. अच्छा जी. इसी तरह अगर आप ये देखें कि इसमें ओके, सो इसी तरह हमने इसमें डिस्कस किया रिपीट द सेम फर्टिलाइजर कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द मीन. हमने इस रिपीट को पहले ही डिस्कस कर लिया है विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच सेटअप. ठीक है. क्योंकि एक प्लांट नहीं रखा जाएगा, एक से ज़्यादा प्लांट्स रखे जाएंगे इन ईच सेटअप. कंपैरिजन ऑफ द डाटा फॉर वेरिएबल मैयर्स. ठीक है. और फर्टिलाइजर कंसंट्रेशन दैट वाज द independent variable. G. With this, we are done with this paper. Any question with you people are having in your minds? No, Okay, so no, sir. this was all for today. See you people tomorrow, inshallah. Take care.
एंड अल्लाह हाफिज।